धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप मुझे बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में और देश में विपक्ष का क्या भविष्य देख रहे हैं, इनकी प्लानिंग क्या है। जनता ने विपक्ष को भी ठीक ठाक मैंडेट दिया है कि आप जाइए और इन पर नज़र रखिए उत्तर प्रदेश में। अब हम जब 2024 यानी आम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो विपक्ष की भूमिका को आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, जितनी सीटें विपक्ष को मिली हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से जो बीजेपी का इस बार 75 प्लस का नारा है, उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी 50 भी पार नहीं करती अगर विधायकों की संख्या के आधार पर आप देखें। लेकिन बीजेपी ने इस देश की सियासत में कैसे अपने आप को स्थापित किया, वो महत्वपूर्ण अब दिखाई पड़ने लगा। वो हो जाता है आने वाले चुनाव में उस पर बात हो। परिवारवाद कि पहलवान का बेटा ही पहलवान होगा, एक तो बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया कि नेता का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये नहीं होगा। इसको लोगों ने माना। दूसरा, ये जो भजन कीर्तन जुलूस और ये जो यात्राएं, ये जो माहौल बना है, ये सब पर भारी पड़ रहा है। इसने विरासत की राजनीति को तो ख़त्म कर ही दिया, साथ साथ इसने शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारे जो और मुद्दे हैं इस समाज में, उन सबको भी गौड़ कर दिया है। आदमी नफरत के भाव से एक दूसरे को देख रहा है और ये एक तरह की राजनीतिक सफलता के तौर पर आप इसको कह सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए। आज यूपी में कोई फार्मूला नहीं चल रहा है विपक्ष का। मायावती अखिलेश मिलकर लोकसभा लड़े तो 15 सीट आए थे। आज मायावती विधानसभा में 1 हो गई, 10 भी सांसद हैं उनके। 2024 में वो क्या 10 रह पाएंगे, उससे पहले वो 0 थी। अखिलेश यादव की पार्टी में अब तकनीकी तौर पर 2-3 ही सांसद हैं। वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो अकेले दम पर बीजेपी कितना मुकाबला कर पाएंगे। मुलायम सिंह यादव सक्रिय हैं, उनकी सीट को लेकर लोग उम्मीद कर रहे हैं बाकी सीटों पर अखिलेश कैसे निपटेंगे बीजेपी से। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद चले गए थे। रायबरेली में 1 सीट है। कांग्रेस कैसे जिंदा होगी? हमारे यहाँ हम लोग जाते थे, पढ़ते थे कि संगठन में शक्ति है। का सरकारी कार्यालयों में लिखा रहता है, तमाम जगहों पर लिखा रहता है संगठन में शक्ति है। ये आज भी सच्चाई है, लेकिन संगठन किसी के पास बीजेपी के जैसा है ही नहीं, तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्तिहीन लोग हैं। और वो जब आंधी आती है चुनाव की, मोदी की, योगी की, अमित शाह की, नड्डा की सुनामी, उसमें सब उड़ जाते हैं, बह जाते हैं, चुनाव जीत नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने विपक्ष को एकदम खत्म कर दिया है और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं चुनाव में फिर उनको पवित्र करने के लिए वो बुला लेगी कि आओ स्नान करो, और ज़्यादा चूचा करोगे तो खुल जाएगा 10 फाइल और 10 मुकदमा। चुपचाप इस देश में सियासत में एक दौर आ गया है, भगवा उसको स्वीकार कर लो। देखिए, 75 प्लस का जो नारा, 80 सीट तो है लोकसभा की यूपी में, 75 प्लस का नारा मतलब क्या हुआ? 76, 77, 78, 80, तो वही बीजेपी आने वाले 25-30 साल में, 10 साल तो होने जा रहा है ब्रजेश जी, 2014 से 24 का चुनाव 10 साल हो जाएगा। मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर मोदी के लिए वोट पड़ेगा। राशन पानी गांव-गांव पहुंच रहा है, योजना बंद होने वाली नहीं है, जेब में 2000 रुपया 3 महीना में पहुंच ही जाता है, तो वोट तो मोदी का कहीं इधर उधर हो ही नहीं रहा है। और अब तो चुनाव मोदी का होगा ना, मोदी को चुना जाएगा, वहाँ पे कोई बट ही नहीं है। राज्यों में तो बहुत थोड़ी बहुत स्थितियाँ लोगों के सामने थी कि अखिलेश यादव एक बेहतर विकल्प थे, इसलिए उनके नाम पर इतना वोट पड़ा, लोगों को लगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश में काम करेंगे जी। लेकिन अब कहाँ कुछ बचा है। हम लोग चर्चा भले करें, लेकिन विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा बीजेपी का? मायावती से कोई गठबंधन अब करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? अब मायावती के पास एक ही तो विधायक बचा। मायावती पे वोट बैंक खिसक गया, 10-11% पे आ गया। अच्छा, जब आप कहते थे कि क्रेन से उठाना पड़ेगा हाथी को, तो कितना गुस्सा होते थे बीएसपी वाले आपसे। हाँ, अब तो क्रेन नहीं, पानी वाला जहाज ले आओ न उठे।
अब तो वो लेट गया। अब बची साइकिल और पंजा। अगर ये गठबंधन करे तो हो सकता है कि शायद लोकसभा में कुछ जगहों पर लड़ें, क्योंकि एक खतरा अल्पसंख्यक समाज के बिखर जाने का भी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है, वो इसको कैसे रोकेंगे अपने साथ। हमारे यहाँ चुनाव अब धर्म जाति का ज़्यादा हो गया है, विकास का कम। बातें भले विकास की होती हैं। आपको एक दौर याद होगा कि 1992 में जब मुलायम और काशीराम मिले थे, उस समय बीजेपी हवा हो गई थी। बीजेपी, जबकि राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, मस्जिद टूट कर गिर गई थी, उसके बावजूद बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई। वो जातीय समीकरण, वो कम्बिनेशन, वो उसके बाद फिर नहीं आया। उसके बाद अटल का युग रहा, आडवाणी का युग रहा, लेकिन जो मोदी और अमित शाह और योगी ने चमत्कार किया, उसको बीजेपी ने पहले कभी कर पाई ना अब। तो कुल मिलाकर ये है जी कि अंग्रेज कहते थे भाई, राजनीति में अब मारकाट हावी है, वैमनस्यता हावी है। कहाँ भाईचारा और कहाँ विकास और कहाँ तरक्की की बात आ रही है। आप देखिए कि हम प्रगति की बात कहाँ कर रहे हैं, भूल चुके हैं। तरक्की और खुशहाली की बातें हम लोग भूल चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि जब जब सियासत आएगी, चुनाव आएगा, इस तरह की बातें आएंगी। जी वीरेंद्र। अच्छा, बीजेपी के पास सबका काला चिट्ठा है। जो काले कारनामे करके विपक्ष में बैठे हैं, चुनाव आएगा तो उनको डर लगेगा, उनको बीजेपी कहेगी शामिल हो जाओ। समय की बात है। एक समय बीजेपी इस देश में 2 सीट पर थी, आज समय बदला, आज पूरे देश में भाजपा है और 2024 में भी भाजपा का ही रुख दिख रहा है। वक्त की बात है कि बड़े घरों पर बैठा हुआ कौवा भी लोगों को मोर लगता है। तो ये वक्त का खेल है। आज वक्त बीजेपी के साथ है। संघर्ष कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। जो लोग संघर्ष करते हैं उनको अकेले रहना पड़ता है। बहरहाल, जिसका जब वक्त आता है तब वो चमकता है। न सूरज न चांद, किसी को कोई किसी से तुलना नहीं है। सबका अपना अपना वक्त है। दिन में सूरज चमकता है, रात में चांद। तो वक्त के हिसाब से चलिए। बहरहाल, किसी को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो सब कुछ हो जाए। कहते हैं कि पावर मेक्स मैन करप्ट, और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। तो ये सियासत में भी ये लागू होता है। लेकिन एक साहित्यकार ने उसको दूसरी भाषा में लिखा है जी कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे कि जिसको अपने सिवा कुछ भी दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई न दे, और गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई न दे। और खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है कि रहे सामने पर दिखाई न दे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना फीडबैक देने के लिए।